in order to maintain the market share. There are certain firms which will increase the cost and will prefer in their diseconomies of scale, and this is one type of endogenous cost which will reduce the number of firms in the market and in turn increases the concentration in that market. Fourth part that we discussed was that there are certain cases, again, if a firm wants to have or wants to capture a large part in the market, it will invest more in research and development, even though the profit might not be that much from the patents. तो बेसिकली जब भी हमने ये बोला है कि हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में और एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसका नंबर ऑफ फर्म्स के साथ, अगर हम इस कॉस्ट में एंडोजेनस कॉस्ट भी ऐड कर दें तो यहाँ से तो वैसे भी हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स कम होएगा. बट इसको हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे कि एंडोजेनस कॉस्ट जैसे हम डिराइव करते हैं वैसे ही डिराइव करेंगे कि क्यों एंडोजेनस कॉस्ट नंबर ऑफ फर्म्स को रिड्यूस करती है मार्केट में. बेसिकली जहां पे भी हमारा एंडोजेनस कॉस्ट एसोसिएटेड होगा वहां पे नंबर ऑफ फर्म्स विल बी less responsive as compared to the market size. कि market size कितना ही हमारा increase करे तो number of firms पे ज़्यादा effect नहीं आएगा when there are endogenous cost associated. So we discussed first case study, that was the difference between the beer industry in US and Britain. We said that in US, if the market size is 30 to 50 times, if the market size is 30 to 50 times greater in US and as compared to Portugal, but even then, in US, there are only in US, there are 3 large firms and in Portugal, there are only 2 large firms. तो even though US का जो market size है beer industry का वो 30 to 50 times ज़्यादा है, बट फिर भी वहां पे जो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो सिर्फ एक ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू पोर्टुगल. इसका मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप तो डेफिनेटली नहीं है नंबर ऑफ फर्म्स और मार्केट साइज के बीच में. तो इसमें इन्होंने बोला है क्योंकि यूएस में एडवर्टीजमेंट, यूएस और पोर्टुगल में अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10% एडवर्टीजमेंट एसोसिएटेड है बियर इंडस्ट्री के साथ, बट क्योंकि यूएस के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा हैं, यूएस के अंदर सेल्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द सेल्स ऑफ पोर्टुगल, इसीलिए वहां पे एडवर्टीजमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी ज्यादा होगा. परसेंटेज तो 10% ही है, पर उसको अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में, वैल्यू टर्म्स में निकालेंगे तो अगर कोई भी एक सपोज एक एडिशनल फर्म, फोर्थ फर्म एंटर करना चाहती है यूएस मार्केट में, तो उसको ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट भी इनकर करना पड़ेगा. तो जो उसको अपने प्लांट के लिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए, रिटेल स्टोर के लिए एडवर्टीजमेंट, एक फिक्स्ड एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. उसके अलावा उसको एडवर्टीजमेंट में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा एज कंपेयर्ड टू अ सिचुएशन जहां पे वो पोर्टुगल बियर इंडस्ट्री में एंटर करती. इस वजह से बोला जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट एंडोजेनस है, ये मार्केट से ही डिटरमिन हो रही है, ये एंडोजेनस कॉस्ट है जिसकी वजह से नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो रहे हैं. So this was the theoretical case study, and then we discussed one case study associated with the licensing. अब अगर गवर्नमेंट कोई एक नया लाइसेंस आया है सपोज टेलीकॉम इंडस्ट्री में और उस लाइसेंस को वो फर्म्स को देना चाहती है, दो तरीके होते हैं, या तो वो अपना लॉटरी के थ्रू उस लाइसेंस को प्रोवाइड कर दे या फिर वो ऑक्शन के थ्रू प्रोवाइड करे. तो अभी हम फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को, दैट इज लॉटरी. सो इस केस में सपोज कि अगर किसी एक फर्म को ये लाइसेंस मिल जाता है तो वो रेवेन्यू अर्न करेंगे विच इज डिनोटेड बाय दिस एस. रेवेन्यू वो इतना इसलिए डिनोट करेंगे क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं मार्केट साइज जितना होगा उसी से ही हमारा रेवेन्यू डिटरमिन होगा, दैट इज P इंटू Q, वो हमारा रेवेन्यू डिटरमिन करेगा. सो मार्केट साइज एंड रेवेन्यू दोनों के लिए हमने S, कैपिटल S यूज किया है. गवर्नमेंट ने एक और कंडीशन लगाया है कि जो भी इंडस्ट्री, जो भी फर्म इस लाइसेंस को लेगी या लॉटरी के मीडियम से वो अप्लाई करना चाहती है तो वो ऑलरेडी एक टेलीकॉम कंपनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका फ्यूचर प्लान हो कि हम 2 साल के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करेंगे, उसके बाद हम इस लाइसेंस को यूज करेंगे, पर हम अभी से ही इस लॉटरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. ये नहीं होना चाहिए. सो उनका कंडीशन है दैट that particular company should already be
एन एस्टैब्लिश्ड टेलीकॉम कंपनी इन द इंडस्ट्री. सो उसके लिए अगर कोई फर्म अभी एंटर करेगी तो उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. Now we are saying, suppose that there are n potential grantors, small n number of potential grantors, मतलब n firms हैं जो इस लॉटरी के लिए अप्लाई करेंगी. एंड सिंस वी आर सेइंग कि सबके इक्वल चांस होते हैं लॉटरी से इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फर्म टू हैव दिस लाइसेंस इज 1/n. इसका मतलब सारी फर्म्स एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर उनको ये लाइसेंस मिल जाता है तो उनको जो रेवेन्यू होएगा दैट विल बी s into 1/n. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ having or earning a revenue if they get this license. So this means that each expectation of each firm to have revenue is s/n. Now we are saying that these n, they are suppose the equal number of firms, और license जब भी obtain करते हैं तो हमें equilibrium number of firms निकालना है. हम लोग इस चीज में क्या, हमें कंपैरिजन किसके बीच में करना है कि हमारा एंडोजेनस कॉस्ट होती है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स और साइज के बीच में क्या रिलेशन होता है, और अगर हमारी एक्सोजेनस कॉस्ट होती है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स और साइज के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो हमें ये चीज डिराइव करनी है. एंडोजेनस कॉस्ट के लिए अभी हम लोग ऑक्शन के बारे में बात करेंगे और एक्सोजेनस कॉस्ट के लिए हम ये लॉटरी वाली बात कर रहे हैं. तो अभी हम एक्सोजेनस कॉस्ट लॉटरी के मीडियम से ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन मार्केट साइज नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होगी, क्या रिलेशनशिप होएगा इनके बीच में. So the equilibrium number of firms we can find out by equating this profit equal to 0. So we have total revenue that is s/n जो हमने यहाँ से derive किया है, and we have total cost that is a fixed cost जो हमें मार्केट में एंटर करने के लिए चाहिए. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फर्म्स एंड मार्केट साइज इज दैट n hat means कि हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, इंटीजर लेंगे, is equal to s/f, which means that there is a proportional relationship between the size of the firms and the number of the firms. मतलब अगर हमारा size of the firms 2 times increase करेगा तो नंबर ऑफ फर्म्स भी 2 times increase करेंगी अगर हमारी एक्सोजेनस कॉस्ट है तो. पर जैसे कि अभी हमने देखा था जहां पे एंडोजेनस कॉस्ट इन्वॉल्व थी, जो हमने यूएस मार्केट में डिस्कस किया था एडवर्टीजमेंट, वहां पे हमारा प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि वहां पे जो यूएस की इकोनॉमी है वो 30 to 50 टाइम्स ज्यादा थी, बट नंबर ऑफ फर्म्स सिर्फ एक ज्यादा थे एज कंपेयर टू पोर्टुगल. इसका मतलब एंडोजेनस कॉस्ट नंबर ऑफ फर्म्स को कम रिस्पॉन्सिव बनाती है अगर टू दी मार्केट साइज. तो वो अभी हम ऑक्शन में डिस्कस करेंगे. सो हियर वी से दैट when there is only exogenous cost, there is a proportional relationship between the number of firms and the market size, and the number of firms are more responsive to the changes in the market size. More responsive मतलब जैसे ही market size change होएगा तो number of firms भी immediately change हो जाएंगे same proportion में. So this is what we have written, that number of firms is proportional to market size. That is, if there is no price competition, twice as large a market size implies twice as large the number of firms. Guys, is it clear till here? और हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, क्या वो क्लियर है? हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि जब एंडोजेनस कॉस्ट होती है तो नंबर ऑफ फर्म्स इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है विद द इंक्रीज इन द मार्केट साइज. Guys, everything clear till here? We have discussed all this on Friday. If we are clear till here, then we'll move on to today's topic. Please reply. Okay. Notes तो आप लोगों ने बना लिए होंगे, फिर अब आज क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो? Okay, let us now consider the second case, that is through auction. So this is the second case कि हम अपना जो लाइसेंस है उसको ऑक्शन के थ्रू अब इस ऑक्शन में क्या है, सपोज दैट देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. वो तो गवर्नमेंट ने बोला ही है कि आपको एक एस्टैब्लिश्ड
कंपनी होना चाहिए. सो एक फिक्स्ड कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेगी, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. अब जब भी हमारा ऑक्शन होता है, जब भी हमारी बिडिंग होती है, तो वो बिडिंग हमारी साइमल्टेनियस बिडिंग होती है. साइमल्टेनियस बिडिंग मतलब कि हम लोग, सब लोग ये सोचते हैं कि हम मैक्सिमम प्राइस बिड करें ताकि हम लोगों के पास ये लाइसेंस आ जाए. सो हियर द बिड्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, बिड्स आर सबमिटेड साइमल्टेनियसली. And the highest bid gets the revenue. The highest bid gets the revenue. Sorry, the highest bid gets the license. The highest bids get the license. अब suppose that there are many bidders. अब ये जो भी हमारे bidders हैं, ये एक तरीके के बर्ट्रा कंपटीशन में जाएंगे. बर्ट्रा कंपटीशन किसी को याद है क्या होता है? आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा होगा बर्ट्रा कंपटीशन, कूर्नो कंपटीशन पढ़ा हुआ. ये anybody remembers what is बर्ट्रा कंपटीशन? याद है किसी को बर्ट्रा कंपटीशन में क्या होता है? प्राइसेस चूज, या इट वाज अ मॉडल. ओलिगोपोली में आपने पढ़ा होगा बर्ट्रा कंपटीशन, स्टेकलबर्ग मॉडल, कूर्नो मॉडल. स्टेकलबर्ग में फॉलोअर होते हैं. सो बर्ट्रा मॉडल में फर्म्स प्राइसेस चूज करती हैं कि क्वांटिटी चूज करती हैं? एक अब जो जनरली जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो कूर्नो मॉडल में रहता है और बर्ट्रा मॉडल में रहता है. सार्थक, आर यू श्योर? फिर कूर्नो मॉडल में क्या चूज करते हैं? No, you are not sure. Okay. So in Kurno model we choose quantity, whereas when we talk about Bertrand competition, आपको याद होगा आपने रिएक्शन कर्व वगैरह डिस्कस किए होंगे जिसमें आप प्रीवियस फर्म का जो प्राइस लेवल है वो अभी जो करंट फर्म है वो अपने जो राइवल फर्म होती है उसका प्राइस लेवल अपने रिएक्शन कर्व में पुट इन करती है. ऐसी इक्वेशंस की होंगी आप लोगों ने. So in the Bertrand competition, the firms are actually choosing the prices. Firms choose the prices instead of quantities to maximize the profits. इसका मतलब सब लोग, अब हमारी जो बिड्स हैं वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं और हर कोई चाहता है कि हम मैक्सिमम प्राइस बिड करें ताकि ये लाइसेंस हमको मिल जाए. तो जो मैक्सिमम प्राइस है मतलब कि जो हम लोगों की बिड वैल्यू है, दैट बिड वैल्यू विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लाइसेंस. और वो वैल्यू ऑफ लाइसेंस क्या होगा? दैट वैल्यू ऑफ लाइसेंस विल बी इक्वल टू द रेवेन्यू दैट the firms are expecting to earn once they get this license. So क्योंकि यहाँ पे सारी फर्म्स एक तरीके के प्राइस कंपटीशन में है, all the firms are having or doing a type of price competition wherein the firm which bids the highest price, that firm gets this license. तो highest price कोई भी firm कितना bid करना चाहेगी? They would want to bid a price that is equal to this revenue. That is equal to the revenue जो वो इस लाइसेंस को लेने के बाद अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. अब क्योंकि ये एक हमारा कॉम्पिटिटिव मॉडल है, इसका मतलब जो भी इनका कॉस्ट एसोसिएटेड होगा in order to have this license, that will be equal to revenue. Total cost will be equal to revenue. मतलब ये जो भी अपनी अब यहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम होगा, that equilibrium will be at the point where price is equal to marginal cost, and in this case profit will be zero. मैं आपको थोड़ा लेमन टर्म्स में समझाती हूँ कि अगर मान लो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं जो कबीर ने बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं. And suppose Sarthak and Ayushi wants to bid for these notes. So अब इनको पता है कि हमारे जो भी एडिशनल, सपोज अब ये नोट्स को मार्क्स के लिए नहीं बट आगे सेल ऑफ करने के लिए परचेज करना चाह रहे हैं फ्रॉम कबीर. सो अगर इनको पता है कि इनको जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो नोट्स को सेल ऑफ करके सपोज 200 रुपीज का मिलेगा, तो अब सार्थक भी और आयुषी भी जो भी अपना मैक्सिमम बिड करेंगे वो 200 से ज्यादा तो नहीं करेंगे,
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बिडिंग से फॉर 250 रुपीज, अगर उन नोट्स का जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब उन नोट से जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो सिर्फ 200 रुपीज का मिलेगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये उस लेवल तक बिड करने को तैयार है जिस लेवल तक इनका रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट होएगा, दैट इज इनका प्रॉफिट लेवल इक्वल टू 0 होएगा। सो व्हेन द प्रॉफिट लेवल इज इक्वल टू 0, तो उस केस में कोई भी फर्म क्यों एंटर करना चाहेगी किसी भी मार्केट में जहां उसको पता है कि ऑलरेडी दूसरा भी इंसान है, दूसरी फर्म है जो कि मैक्सिमम प्राइस बिड करने के लिए रेडी है, हमें तो ज्यादा फायदा होएगा ही नहीं ना। अगर हम लोगों को कोई पॉजिटिव प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है तो फिर हम लोग क्यों अपना एक इनडिफरेंट वाली सिचुएशन क्रिएट करें जहां पे हम 200 रुपए में नोट्स को खरीद रहे हैं और 200 रुपए में ही आगे सेल ऑफ कर रहे हैं। तो जब हमारा ऑक्शन इन्वॉल्व होता है, जब हमारी इस तरह की एंडोजेनस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उस केस में नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक तरह का प्राइस कंपटीशन है, ये एक तरह का प्राइस कंपटीशन है जिसमें हमारा प्रॉफिट लेवल 0 रहेगा, हमें किसी तरह का पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाती हैं, लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं टू द मार्केट साइज। गाइस थ्योरेटिकली समझ आया? पॉइंट में मैं सारी चीजें लिखवा दूंगी, आपको थ्योरेटिकली समझ आई ये चीजें? ऑलराइट, तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा प्राइस कंपटीशन है, और प्राइस कंपटीशन में हमारी दो तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। फर्स्ट केस, या तो किसी फर्म को लाइसेंस मिल सकता है या किसी फर्म को लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो सपोज देयर इज अ फर्म, इफ अ फर्म लूजेस द बिड, इफ अ फर्म लूजेस द बिड, देन इन दैट केस जो उस फर्म का पे ऑफ होगा उसको तो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं हुआ, द प्रॉफिट इज 0, उसको कुछ मिला ही नहीं, किसी और फर्म ने बिड कर लिया, सपोज आयुषी ने बिड कर लिया, सार्थक को कुछ नहीं मिला, तो सार्थक प्रॉफिट इज 0। But suppose that if a firm, say in this case Ayushi, if a firm wins the license, पर ये उसने विन कैसे किया है? ये उसने मैक्सिमम प्राइस देके बिड किया है, मतलब 200 रुपए प्राइस देके उसको वो लाइसेंस मिला है या आयुषी को वो नोट्स मिले हैं। तो इस केस में भी जो आयुषी को प्रॉफिट होएगा, दैट प्रॉफिट विल बी 0, क्योंकि भाई हम प्राइस कंपटीशन कर रहे हैं ना। प्राइस कंपटीशन जब भी होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, जहां पे बहुत सारी फर्म्स एक लाइसेंस के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, उस तरीके से हम प्राइस कंपटीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, बहुत सारी फर्म्स उस प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव तरीके से बिड कर रही है, मैक्सिमम प्राइस देना चाहती हैं, तो उस केस में अगर आयुषी ने मैक्सिमम प्राइस दे भी दिया तो उसको प्रॉफिट 0 होएगा। तो इस सिचुएशन में हम ये बोलते हैं दैट द फर्म्स, देयर few firms will enter, I'll write down, few firms will enter as there is endogenous cost associated, as or whenever there is associated endogenous cost, regardless of the market size, regardless of the market size। अब ये जो S की वैल्यू है, ये जो S की वैल्यू है, जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये चाहे 200 रुपए हो चाहे 2000 रुपए हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट तो हमारा 0 ही है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं दैट व्हेन लेस नंबर ऑफ दैट फ्यू नंबर, इसीलिए हम बोलते हैं दैट द नंबर ऑफ फर्म्स आर लेस रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन द मार्केट साइज whenever there is endogenous cost associated। मैं लिख देती हूँ, ऑल्दो मैंने प्रीवियस नोट्स में आपको लिखवाया है। नंबर ऑफ फर्म्स आर लेस रिस्पॉन्सिव irrespective of the market size। irrespective of the मार्केट साइज। तो अब ये वाला जो केस हमने कंसीडर किया था, जहां पे बहुत सारी फर्म्स प्राइस कंपटीशन करके लाइसेंस लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पे भी जो हमारा इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स होएगा वो कम होएगा,
और किसी एक को ही ये लाइसेंस मिल सकता है, तो वो जो किसी एक को भी लाइसेंस मिलेगा उसका भी प्रॉफिट जीरो होएगा। और यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होंगी? इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स विल बी इक्वल टू 1। अगर हम कंप्लीट एक्सट्रीम केस देखेंगे तो उस केस में इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म विल बी जस्ट 1, क्योंकि उसको लाइसेंस मिल रहा है और बाकी सारी फर्म्स किसी भी ऐसी मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहती हैं जहां पे उनको पता है कि हमारा तो प्रॉफिट लेवल यहाँ पे जीरो ही रहेगा। इसका एक्सट्रीम केस है कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म विल बी इक्वल टू 1। गाइस, इज दिस क्लियर? यू कैन राइट दिस डाउन। इसके बाद एक छोटी सी चीज मुझे डिस्कस करनी है, इसी चीज से एसोसिएटेड है, फिर हम एक बार इसकी पीपीटी की रीडिंग कर लेंगे। थैंक यू सार्थक, आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि आप लोगों के रिस्पॉन्स पे मेरा मोटिवेशन लेवल डिपेंडेंट रहता है। Yes, Ayushi, we were discussing about competition between you and Sarthak. So now I got to know that you are not active in this class. Sarthak, notes are yours. Sorry, Kabir, I didn't ask you. Ayushi is not active. Let it be. All right, let me know when we are done. I'll explain the next topic. On the birds, Ayushi. All right. Okay, Kunal. Kunal, it seems आपने अपना वाईफाई चेंज करा लिया है. Your network is fine now. चलो, अच्छा, ये हमने केस डिस्कस किया था जिसमें हमने बोला था कि हमारी बहुत सारी फर्म्स बिड कर रही हैं और कोई भी, ऑल राइट कबीर, और कोई भी फर्म ऐसी मार्केट में एंटर नहीं होना चाहती है जहां पे उनको पता हो कि उनको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे हमने अगर ये बात की है सपोज मेनी बिडर्स के पर्सपेक्टिव से, एंड नाउ वी आर सेइंग, मैं यहीं पे साइड में लिख देती हूँ कि आपको विजिबल, आई थिंक विजिबल होगा, यस। एंड नाउ वी आर सेइंग दैट सपोज देयर इज ओनली वन एंट्रेंट। सपोज देयर इज ओनली वन एंट्रेंट। वन एंट्रेंट कैसे होगी? क्योंकि कोई भी फर्म, अगेन वी आर टेकिंग एक्सट्रीम केस, क्योंकि अगर कोई भी फर्म एंटर नहीं कर रही है इसका मतलब जो एक्चुअली बिड प्राइस है दैट इज इक्वल टू जीरो। या मान लो दो तीन फर्म्स ने एंटर किया है, जिसमें से दो तीन जो अगर तीन फर्म्स ने एंटर किया है तो दो फर्म्स को लगा अरे बाकी लोग आए हुए हैं हम किस लिए बिड करें, तो जो इनिशियल बिडिंग प्राइस हुआ दैट द मिनिमम बिड प्राइस actually turned out to be less than this market size or turned less than to be this revenue जो वो generate कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही फर्म है तो उनको डेफिनेटली ये लाइसेंस मिल जाएगा with the probability equal to 1। और इस केस में अगर एक ही कंटेंडर है तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ हो जाएगा, दिस एस, मतलब जितना वो रेवेन्यू अर्न करेंगे माइनस जो भी उन्होंने मिनिमम बिडिंग प्राइस पे किया होगा, दिस विल बी देयर प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल बी अ पॉजिटिव प्रॉफिट, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो जब भी हम बोलते हैं कि हमारा ऑक्शन हुआ है, उस ऑक्शन में चाहे हमारे बहुत सारे बिडर्स हो चाहे सिर्फ एक बिडर हो, हमारा जो कंक्लूजन है वो यही रहेगा दैट इन द एक्सट्रीम सिनेरियो दिस n hat, that is equilibrium number of firms, will be equal to 1 irrespective of this market size। क्योंकि मार्केट साइज तो हमने, अगर बहुत सारे बिडर्स हैं तो हमको उतना ही उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। हमको वैल्यू ऑफ लाइसेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू बिड वैल्यू। 200 हो, 2000 हो, 2 करोड़ हो, 220 करोड़ हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि हमें सारा का सारा बिड प्राइस देना पड़ेगा।
तो उस केस में भी एक्सट्रीम केस में एक ही फर्म एंटर होएगी, और अगर एक फर्म ही एंटर कर रही है तो या तो उसको कुछ भी प्राइस नहीं देना है, अगर उसने कुछ भी प्राइस नहीं दिया तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा, इस एस का पूरा रेवेन्यू उसको हो जाएगा, या उसने कुछ मिनिमम बिडिंग प्राइस दे भी दी तब भी उस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव रहेगा। बट कंक्लूजन यही रहेगा कि हमारा साइज कितना ही हो, एक्सट्रीम केस में number of firm will be equal to 1. They are just trying to tell us this last point that we have written, that number of firms are less responsive irrespective to the market size when endogenous costs are associated, when there are endogenous costs. Okay, guys, let me know when you are done writing this. एक बार मैं आपको इक्वेशन टर्म से भी समझा दूंगी। इक्वेशन मतलब सिर्फ आप लोगों को रिटेन हो जाए, इसलिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनवा दूंगी, दैट्स इट। वो सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से, उसको एग्जाम में मत लिख के आना, सिर्फ छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी। आयुषी, आई होप योर बर्ड्स आर फाइन। बट यहाँ पे हमने आपका नाम काफी बार लिया। अच्छा, ऐसा है। So next time, Ayushi, you will not be put in any competition with anybody. We'll choose somebody else. All right. Okay. So अभी तक हम ये बोलते आ रहे थे, जो हमने, अगर आपको याद होगा, प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमारी कॉस्ट और नंबर ऑफ फर्म्स का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जो हमने 14.3 इक्वेशन डिस्कस की थी ना, उस वाली इक्वेशन में जहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स निकाला था, वहां से हमको अच्छा, आपकी चैटिंग शुरू हो गई। वहां से हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें, बाकी इक्वेशन को आप असाइड रखो, अगर हम सिर्फ इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें तो वो हमारा S/F आ रहा था। आप लोगों को याद होगा ये इक्वेशन एग्जैक्टली 14.3 इक्वेशन क्या थी, अभी मुझे ऐसे रटी तो नहीं हुई है, आई विल हैव टू फाइंड दैट आउट। एक सेकेंड रुको, आई जस्ट लुक। 14.3 वो तो दूसरा इक्वेशन था। एनीवे गाइस, आप, हमने ये इक्वेशन डिस्कस की है, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसका एक पार्ट है ये। सो व्हेन वी से दैट दिस कॉस्ट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ फर्म्स, सो इस कॉस्ट को अब हमने दो तरीके से समझा है, दैट इज एक्सोजेनस कॉस्ट एंड एंडोजेनस कॉस्ट। तो जब भी हम एक्सोजेनस कॉस्ट की बात करते हैं, तो एक्सोजेनस कॉस्ट में, जैसे हमने अभी केस स्टडी 1 में यहाँ पे लिखा था ना, केस स्टडी 2 में हमने लॉटरी का केस डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन n hat is equal to S/F, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रिलेशन था। सो दिस वुड बी एक्सोजेनस केस में, दिस n, द रिलेशनशिप इज S/F, दैट इज we have a direct relationship, proportional relationship between the size and the number of firms. तो हमारा number of firms बहुत ज्यादा responsive है अगर exogenous cost होती है तो। पर अगर endogenous cost होती हैं तो हमारा ये जो n hat है, एक तरीके से ये S/F अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट मतलब कि हम लोगों की जो ये नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ये इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होंगी विद द चेंज इन द साइज, जिसमें हमने डिस्कस किया था जब ये इक्वेशन डिस्कस की थी कि अगर हमें नंबर ऑफ फर्म्स को 2 टाइम्स करना है तो हमारा जो मार्केट साइज है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल द इक्वेशन नाउ। सो ये वही वाली इक्वेशन हमने ली है, मैं देखती हूँ, मुझे मिल जाएगी तो मैं दिखा दूंगी दोबारा। सो दिस n hat इज रूट ऑफ S/F। तो अब यहाँ पे हमने क्लियरली, हमें पता चल रहा है कि एक्सोजेनस के केस में नंबर ऑफ फर्म ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एज कंपेयर टू एंडोजेनस केस। व्हाई डज दिस हैपन? क्योंकि हमारा एक्सोजेनस के केस में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, पर अगर हम बात करते हैं एंडोजेनस केस में, तो एंडोजेनस में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, प्लस
एक बिडिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व है जो कि एक एंडोजेनस कॉस्ट है, जिसकी वजह से जो ये कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ओनली एक्सोजेनस कॉस्ट, एंड दस since there is a negative relationship between the cost and the number of firms, so in this situation, particularly in the case of endogenous case, whenever there is an increase in cost, मतलब ये जो f plus b है, ये b जैसे ही इंक्लूड हो गया, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, इस कॉस्ट की वजह से नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो गया, या नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस कॉन्सेंट्रेशन increases, as a result of which market concentration increases. इसका रीजन क्या है कि जब भी हमारा ये जो S है मार्केट साइज है, अगर ये मार्केट साइज हमारा 20% से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा बिडिंग प्राइस भी 20% से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार सपोज नंबर ऑफ फर्म्स कांस्टेंट रहती हैं। अगर ये वाली चीज क्लियर नहीं तो कंफ्यूज मत होना, बट आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जब हम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा टू द इंक्रीज इन द साइज। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट में, अब हमारा कॉस्ट में बिडिंग प्राइस भी इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो रहे हैं, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट बोलने वाली हूँ वो आपकी रीडिंग्स में नहीं दिया हुआ है, ये कैसे याद कैसे रखनी है चीजें कि एंडोजेनस के केस में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि जहां पे हमारा ऑक्शन इन्वॉल्व था वहां पे इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म 1 ही आ रही थी, चाहे बहुत सारे बिडर्स हो, चाहे बहुत सारे बिडर्स हो, जब भी ये इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म 1 है, चाहे सिंगल बिडर हो तब भी इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म 1 है। तो अगर एक ही फर्म मार्केट में है, एक ही फर्म के पास वो लाइसेंस है, इसका मतलब तो सारी की सारी मार्केट पावर उस फर्म के पास है। इसीलिए जब भी हमारा एंडोजेनस कॉस्ट होएगा, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम रिस्पॉन्स करेंगी टू द चेंजेस इन द साइज और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होएगा। गाइस, इज एवरीथिंग क्लियर बिटवीन एंडोजेनस कॉस्ट, एक्सोजेनस कॉस्ट? मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एग्जाम में मत लिख के आना, ये आप लोगों के समझाने के लिए लिखा है मैंने। चलो, लेट मी नो व्हेन वी कैन स्टार्ट विद पीपीटी। एक बार पीपीटी की भी रीडिंग कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। So Kabir, if you are doing that to help everybody, I'll let you know which are the students. इतना तो पता चल जाता है जिनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। आप एक काम किया करो ना, क्लास में सबको एक एक कॉल कर दिया करो, मैक्रो के भी बच्चों के नाम दे दूंगी। Kunal, आप हो? Are you there, Kunal? Oh God, Kabir, anything for extra attendance? Kunal, are you there? I think Kunal is not here. So Kabir, now you know whom you have to call and tell to pay attention. Kunal is not here. Guys, can we start with PPT? Can we start with PPT? Yeah. Okay. I'll just find out. अच्छा, ये उस दिन आप ही को तो एक्सप्लेन किया था केस स्टडी 1। चलो, इससे पहले वाली तो ये सारी इक्वेशंस हैं। हाँ, ये रही ना वो इक्वेशन 14.3, एंड जो जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सो दिस n हैट एंड दिस s बाय f। तो अब आपको और क्लियर होगा कि ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्यों नहीं है।
ऑल राइट कबीर, आपने सच में कर दिया। सो अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या रीजंस हैं कि साइज ऑफ मार्केट साइज एंड नंबर ऑफ फर्म्स के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्यों नहीं है। क्योंकि हमारा, अगर हम बात करें किसी भी एक डेवलप्ड इंडस्ट्री की, तो वहां पे कुछ ना कुछ एंडोजेनस कॉस्ट जरूर एसोसिएटेड होती है। लेट अस नाउ क्विकली गो थ्रू दीज एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस कॉस्ट। ये पोर्तुगल और यूएस की केस स्टडी है, उस दिन डिस्कस कर ली थी हमने। अभी हम सेकेंड केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। सो इट सेज that the structure, a given country decides to regulate its telecom sector, the main source of revenue in this industry by assumption is, say, wireless telephony, for which a new technology has recently been developed. The government plans to allocate one license only for the right to develop this new technology, and the revenue estimated for that is capital S. So one of the condition for obtaining the license is that the candidate be already established as a telecommunication company, and to do so the company must pay an entry fees of any rupees, say denoted by capital F. आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे प्लीज बता देना. Then we will consider two different forms of allocating the license. First, assume that the winner of the license is decided by the means of lottery, जो हमने केस 1 में डिस्कस किया था. In the United States and in several other countries, this method was used till now recently. Now, if there are n potential grantees and each gets the license in a lottery with the probability of 1 by n. Knowing this, the potential entrant expects a revenue of S by n. ये सारी चीजें मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखवाई हैं. By analogy with the previous section, मतलब जो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट इक्वल टू 0 होता है, ये उसको रेफर कर रहे हैं. The equilibrium number of entrants is given by the zero profit condition, that is this pi is equal to 0. यहाँ पे प्लीज ये समझ लेना कि अच्छा ये तो लॉटरी का केस है, वो ऑप्शन में आएगा. ठीक है. सो हेयर इट इज S by n minus 5 equal to 0. Thus we can see that the number of firms is proportional to the market size. दिस इज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट जो हमने पहले देखा था कि अगर हमारा किसी तरह का प्राइस, ये प्राइस कंपटीशन है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ओवरलैप हो गया. इफ देयर इज नो प्राइस कंपटीशन एज वी आर नाउ एज्यूमिंग, देन ट्वाइस एज लार्ज मार्केट इंप्लाइज ट्वाइस देयर विल बी नंबर ऑफ फर्म्स. अगर किसी तरह का प्राइस कंपटीशन नहीं है फर्म्स के बीच में लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, तो हमारा एक देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. गाइस, इज दिस क्लियर? अभी तो नोट्स नहीं बना रहे हो. इज दिस क्लियर? प्लीज रिप्लाई. लॉटरी पार्ट इज क्लियर? All right. Now consider the second case, case 2, that is through an auction. Suppose that upon paying the fixed cost F, each firm must bid for the right to use this license to exploit this license. Bids are submitted simultaneously and the highest bids gets the license. If there is more than one entrant, then the bidding game played between the firms is similar to Bertra competition. मतलब हर कोई अपना मैक्सिमम प्राइस पे करना चाहेगा, हाईएस्ट बिड करना चाहेगा, लोवेस्ट प्राइस वाला नहीं होगा, यहाँ पे हाईएस्ट बिड करना चाहेगा क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट है. Under Bertra competition, the equilibrium is given by all firms setting the price at the level of marginal cost. P is equal to MC such that कि इनका profit 0 हो जाए, pi equal to 0 हो जाए. So by analogy, the equilibrium of the bidding game is for all the firms to submit a bid which is equal to the value of license, that is the revenue, which is denoted by capital S. अब इसमें हमने दो केस डिस्कस किए हैं. 1, 2. If suppose all the firms were to bid less than S, then it would pay for a firm to bid just a little higher. And if there is only one entrant, then it will bid 0 क्योंकि एक ही है. या फिर अगर कोई उनको मिनिमम बिडिंग प्राइस देना पड़ता है तो वो उतना मिनिमम बिडिंग प्राइस पे करेंगे and will receive the license with the probability 1 क्योंकि एक ही entrant firm है. Now, just as under Bertra competition, the equilibrium profit is 0. Each firm's expected payoff in the bidding game is also 0. First, अगर कोई firm lose कर देती है bid price को, then its payoff will be 0. Second, if a firm wins this license, then its payoff is S, that is the value of license minus this S, that is the bidding price.
तो जो हमारा बिडिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू, अल्टीमेटली हमारा जो पे ऑफ है, जो प्रॉफिट है, वो जीरो हो जाएगा। थर्ड, इफ देयर इज ओनली वन कंटेंडर तो उसको कुछ पॉजिटिव प्रॉफिट मिल सकता है। Predicting the previous outcome beforehand, that is, no firm would be willing to enter if it expected that there would be another entrant regardless of the market size. कोई भी firm enter नहीं करेगी regardless of the market size. In other words, the equilibrium of the entry game is for one firm only to enter regardless the value of S. कितना भी revenue हो, equilibrium extreme case में यही होएगा कि सिर्फ एक ही firm entry करेगी। If only one firm enters, then it will not have to bid all the way up to S to win the license and it can earn a positive net profit. अब आप देखो कि इस केस में अगर इसको पॉजिटिव नेट प्रॉफिट होएगा और इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म 1 होएगी तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम हो जाएगा। और इस केस में गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1? अगर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म 1 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट, 0 और 1? नोट्स फ्लिप मत करना, कल ही टेस्ट में आया था। जल्दी बताओ, 0? पक्का? जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग नोट्स देख रहे हो क्या? Kabir, Sarthak, Ayushi, what will be the value of Gini coefficient if it is equal to, my question is, in this case, when the equilibrium number of firm is equal to 1, what will be the value of Gini coefficient, 0 or 1? N is equal to 1, मतलब maximum concentration है, 0. देख लिया notes, चलो, all right. So it means concentration is higher when the endogenous costs are involved. So the reason for this n hat equal to 1 is for any value of S, this following they have explained, although the value of winning the license increases as S increases, जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा हम उतना ही ज्यादा चाहेंगे कि हमें वो मिले, पर उतने ही ज्यादा फर्म्स भी उसको बिड करना चाहेंगे और वो भी एस अमाउंट पे करना चाहेंगे। मैं लाइन ही पढ़ देती हूँ। ऑल्दो द वैल्यू ऑफ विनिंग द लाइसेंस इंक्रीजेस एज एस इंक्रीजेस, so do the bids submitted by firms increases in the same amount. It follows that the value of being in the market, that is n greater than 1, does not change as s increases. It will always remain 0. As s increases, it will always remain 0. Guys, is this clear? Is this line clear? Yeah. Okay, I think we just have 2 more slides. I'll quickly read it. We have 2 minutes. So this is in stark contrast with the case considered before, that is lottery allocation, wherein the number of firms was proportional to the market size. The difference between the two cases lies in the assumption regarding the way license is allocated. If lottery is used, then the only entry cost is F, that is an exogenous cost. Because there is no price competition between the firms, then we get this law of proportional change, that is there will be number of firms change with respect to change in market size. Second case, if the license is auctioned, however, then total entry cost will be given by this F plus B, where B is the bid for the license, that is an endogenous entry cost. The fact that B increases proportionately with S implies that the number of firms remains constant. जैसे जैसे मार्केट साइज इंक्रीज होएगा या रेवेन्यू इंक्रीज होएगा उतना ही ज्यादा हमारा बिडिंग प्राइस इंक्रीज होएगा। वैल्यू ऑफ बिड, that is the value of license, that is this revenue, that is S, that will be equal to the bidding price. तो हमारा number of firms almost constant रहता है। Then, as mentioned earlier, this is an extreme example in which going from exogenous to entry cost takes us from proportional change of number of firms with respect to market size to no change at all. In general, if entry costs are endogenous, then the number of firms is less sensitive to the changes in the market size. And finally, we should mention that there can be vigorous sources of endogenous entry cost. In this section, we have considered only advertising and bidding. However, there can be a situation of escalation war, ये मैं explain कर चुकी हूँ,
or there can be a situation of this research and development expenditures. So I think this topic should be clear. Tomorrow we'll start with the last topic of this chapter, that is free entry and social welfare. With that, your like 50% of unit 3 will be done. Guys, I'm quickly taking attendance. It is 1:30.